हेलो एवरीवन, कैसे हो अब आप सब लोग। आज हम हिस्ट्री आधुनिक इतिहास का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन पार्ट 2। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, पुर्तगालियों का विभिन्न शक्तियों से संबंध। गुजरात का जो पुर्तगालियों से संबंध रहा है उसके बारे में। पुर्तगालियों का शासन गोवा पर था। ऐसे में उनकी सीमा गुजरात की सीमा से लगी हुई थी। सीमा साझा होने के कारण पुर्तगालियों और गुजरात के शासकों का टकराव होता रहता था। किंतु जब मुगलों ने गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात के शासक ने पुर्तगालियों से सहयोग संबंध स्थापित कर लिए थे। इसी क्रम में हुमायूं के आक्रमण के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मुगलों के खिलाफ पुर्तगाली सहायता के बदले में दीव पुर्तगालियों को प्रदान किया था। मुगल 1572 ईस्वी में जब मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात विजय किया तब उसकी पहली बार मुलाकात पुर्तगालियों से होती है। पुर्तगालियों ने अकबर को समुद्री व्यापार हेतु कॉर्टेज भी प्रदान किया था। कॉर्टेज एक प्रकार की परमिट थी जो उस इलाके में व्यापार करने के लिए प्रदान किया जाता था। ईसाई पादरी फादर मोनसेट और एकावीवा ने अकबर के दरबार में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार का प्रयास भी किया था। ये पूछ सकते हैं कि ईसाई पादरी फादर मोनसेट इनके बारे में, किन्होंने अकबर के दरबार में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार का प्रयास किया था। तो ये थे फादर मोनसेट और एकावीवा। अकबर के समय में ही उत्तर भारत में पहली बार आगरा में ईसाइयों का चर्च स्थापित होता है। ईसाइयों का चर्च किसके समय में स्थापित हुआ? तो अकबर के समय में। 17वीं शताब्दी में जहांगीर के शासनकाल में जब अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से सूरत में व्यापार करने की अनुमति मांगी तो जहांगीर ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके पीछे कारण यह था कि पुर्तगालियों को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि पुर्तगाली मुगलों के समुद्र व्यापार को प्रभावित कर सकते थे। पुर्तगालियों के पास मुगलों से कई अधिक शक्तिशाली नौसेना मौजूद थी। इसके बाद अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सवाली की लड़ाई में पराजित किया था। सवाली की लड़ाई, जिसे सुवाली के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, 29-30 नवंबर 1612 को हुई थी। ये भी पूछ सकते हैं कि सवाली की लड़ाई कब हुई थी? 29-30 नवंबर 1612 को। इसी के बाद मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की थी। शाहजहां के शासनकाल में पुर्तगालियों का मुगलों से विवाद हुआ, जो शाहजहां के गवर्नर कासिम खान ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया था। इसके बाद औरंगजेब ने भी इन्हें अपने काल में हुगली से भगाया था। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। पुर्तगाली कैथोलिक ईसाई धर्म को मानते थे। गौरतलब है कि अन्य यूरोपीय शक्तियां जैसे डच, ब्रिटिश और डेनिश प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को मानते थे, जबकि फ्रांसीसी कैथोलिक ईसाई धर्म को मानते थे। पुर्तगालियों का धार्मिक व्यवहार कट्टर था। अपने क्षेत्र में मंदिर मस्जिद तोड़ना, बलपूर्वक धर्मांतरण करवाना एवं भारतीय महिलाओं से विवाह कर संतान पैदा करना जैसी नीति का इन्होंने पालन किया। इसके पीछे पोप के संरक्षण के वादे की भी भूमिका थी। पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे? धार्मिक नीति थी और धार्मिक असहिष्णुता, लूटमार की नीति हो गई, डच और अन्य यूरोपीय शक्तियों से प्रतिस्पर्धा हो गई, कुशल नेतृत्व भी इनके पास नहीं था, ब्राजील की खोज के बाद भारत की ओर ध्यान नहीं दिया। पुर्तगालियों का योगदान क्या था? अन्य यूरोपीय शक्तियां भारत में प्रवेश करने लगी। भारत में कई नई फसलें आई, जैसे तंबाकू, आलू, पपीता, काजू, अनानास आदि। ये पुर्तगालियों द्वारा लाए गए थे। तंबाकू, आलू, पपीता, काजू, अनानास। जहाज निर्माण की तकनीक में इनके कारण बदलाव आया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों के समय हुई थी। कला की गोथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ था।
ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। कला की गोथिक स्थापत्य कला, प्रिंटिंग प्रेस, ये तो चलो सभी को पता होता है प्रिंटिंग प्रेस का, तो बट गोथिक कला, तंबाकू का भी पता है, आलू पपीता काजू अनानास, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। डचों का आगमन 1595-96 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर डचों का पहला अभियान हुआ। इसका नेतृत्व कॉर्नेलियस हाउटमैन ने किया था। इसके बाद पूर्वी तट पर 1602 ईस्वी तक डचों की 15 यात्राएं हुई और अंत में 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों ने मिलकर एक VOC वेरीनिगेड ओस्टियोनेल्डिसे कंपनी नामक संयुक्त डच कंपनी बनाई। VOC इसके बारे में पूछ सकते हैं, वेरीनिगेड ओस्टिंडीसे कंपनी। कोई टफ क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ सकते हैं। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। इन्होंने अपना दूसरा कारखाना 1610 ईस्वी में पुलिकट में बनाया। कालांतर में पुलिकट डचों का मुख्यालय बन गया था। यहाँ पर इन्होंने एक किले का निर्माण भी करवाया था, जिसे गैल्ड्रिया का किला कहते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार डचों ने अपना दूसरा किला निजामपट्टनम में स्थापित किया था, जिसे पेत्तोपल्ली का किला भी कहते हैं। इसके बाद डचों ने सूरत में भी अपना कारखाना खोला और वह धीरे धीरे बंगाल में भी अपने कारखाने खोलने लगे, पीपली में, चिनसुरा में आदि। चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा भी डचों ने कई किलों का निर्माण करवाया था, जैसे पटना में, कासिम बाजार में, कोच्चि में। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया। डचों ने कई किलों का निर्माण कराया, पटना में, कासिम बाजार में, कोच्चि में। कालांतर में नेगापट्टम इनका मुख्यालय बन गया था। डचों ने धीरे धीरे भारत से पुर्तगालियों को निष्कासित करना शुरू किया और इसी के चलते अंग्रेजों से भी इनका संघर्ष शुरू हो गया था। 1627 के अम्बायना नरसंहार में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की मृत्यु हो गई, जिससे डच और अंग्रेजों के बीच रिश्ते खराब हो गए। अम्बायना नरसंहार, डचों और अंग्रेजों के बीच रिश्ते खराब होने की वजह कौन सी थी? अम्बायना नरसंहार। अंग्रेजों ब्रिटिश के मुकाबले में डच भारत में नहीं टिक पाए, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान इंडोनेशिया की ओर केंद्रित किया। जो डच थे वो इंडोनेशिया की तरफ चले गए थे। डचों का मूल उद्देश्य मसाला व्यापार करना था। 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से परास्त किया था। तो डचों और अंग्रेजों के बीच में जो निर्णायक युद्ध हुआ था उसको बेदारा का युद्ध कहते हैं, जो 1759 ईस्वी में हुआ था। डचों का योगदान, डच भारत से वस्त्र, शोरा, अफीम, नील आदि खरीदते थे। जो डच थे वो भारत से क्या खरीदते थे? वस्त्र, शोरा, अफीम, नील आदि खरीदते थे। इनमें से कई सारी वस्तुएं वे इंडोनेशिया में बेचते थे। और बदले में वहाँ से मसाला खरीद कर यूरोप ले जाते थे। इस क्रम में कोरोमंडल एवं मलक्का का व्यापारिक संबंध बढ़ा। डचों ने कासिम बाजार में एक रेशम उद्योग केंद्र की स्थापना की थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में की गई थी। इन्होंने अपना पहला कारखाना तमिलनाडु के ट्रांक्यूबार शहर में खोला था।
इसके बाद इन्होंने बंगाल के श्रीरामपुर में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। श्रीरामपुर ईसाई धर्म प्रचार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। कालांतर में इन्होंने अपनी कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया था। सो थैंक यू। आज की हमारी क्लास में इतना ही।